कर्म फल होए नहीं अनिष्ट। रविदास मनुख कर धर्म है, कर्म करे दिन रात, कर्म नहीं फल पावना, नहीं कम के हाथ। हर कीर्ति पर पाओ बस, मानव करत है कार, मानव कौन करे ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, 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 ऐसी लाल तुझ बिन कौन। ऊंच करे मेरा गोविंद नीचा ऊंच करे मेरा गोविंद नीचा ऊंच करे मेरा गोविंद। काहू ते न डरे तुझ बिन कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, ऐसी कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिन लोचन नाम देव कबीर कर लोचन, नाम देव कबीर कर लोचन। सदना सैन करे तुझ बिन कौन करे, ऐसी लाल 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 तुझ बिन कौन। सुनो रे संतो कह रविदास, 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 सुनो रे संतो। हर जीवन सबे सरे तुझ बिन कौन करे, ऐसी लाल 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 तुझ बिन कौन करे। जोले सोने में सतगुरु रविदास महाराज की जय। सो मैं बेनती करदा साडे अज दे मुख मेहमान श्री चंद्रशेखर जी आजाद, जो नगीना सीट यूपी तो MP बन के पार्लीमेंट दे विच पहुंचे, वो अपना क्वेश्चन कर सकदा है। सारिਆਂ ਨੂੰ मौका मिलेगा, पर एक बारी एक जानी, ठीक है जी। उस तो बाद और भाजी हुणां नूं श्री गुरदास टैंपल मनैर ब्यूरो जो बरेशिया इटली वालों अज गोल्ड मेडल ना सन्मानित किया जाएगा। सो प्रबंधक कमेटी गुरु घर दी ने सारा ये अरेंज किया है। असीं सारी गुरु घर दी प्रबंधक कमेटी गुरु घर दे जिन्ने भी सेवादार है जिन्होंने इस हिस्सा पाया, असीं सारा धन्यवाद करते हैं। आओ आपां भाजी उन्हां दे विचार सुणीए। अज आपां क्रांतिकारी विचार इन्हां दे सुणीए। जय गुरुदेव, धन्यवाद। मेहरबानी तुसी बैठ जाओ। जी 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 कर लो एडजस्ट करो बस। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत। बोलिए संत श्रोमणी सतगुरु रविदास महाराज की जय। कौम के अमर शहीद संत रामानंद महाराज की जय। सभी संतों की जय। आज की संगत की, प्रबंधक कमेटी की,
प्रबंधक कमेटी की जय के बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि उन्होंने हम सबका ख्याल रखा है, बढ़िया लंगर भी चखाया, साडा मान भी किया सी, साडा मान बख्शा भी, तो फर्ज बनता जी उनका भी जय जयकार करने। मैं अपनी जो इधर बहनें बैठी थी, माए बैठी, छोटी बच्चे बैठी, उनका भी बड़ा धन्यवाद करता जी। दूसरी और मेरे बड़े प्रयासी जो मेरे नाल आए थे और यहाँ ब्रेसिया जो है अलग अलग स्टेट से चल के आए थे, मैं उनका भी बड़ा मान करता। मन खुश हो गया जी, इतनी बड़ी संख्या में आप मुझे। सबसे बड़ी जीत तो अपनी यही है कि आपको इतनी बड़ी संख्या में देख के दिल में बड़ा जो है उत्साह पैदा हो रहा है कि हम दुनिया में भी कम नहीं। मैं तो उत्थे गिनती करवाता रहता जाना, तो उत्थे फिर बड़े बड़े प्रोग्राम होने तो पता लग जाना। तो मुझे भी बहुत सारी बात आपसे रखनी है, लेकिन मुझसे पहले जितने भी बुलारे आए उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें आपके सामने रखी। आपको सबकी बात सुननी चाहिए, लोकतंत्र है, सबको अपनी बात कहने का हक। आप रोटी खाते नहीं, अच्छा क्या है बुरा क्या है किसी अपने आप समझ सकते। सब अच्छे हैं दुनिया में, कोई जीव बुरा नहीं, बुरा होता तो महाराज उसकी बनानी भाई। ये तो दिमाग है कि वो अच्छा काम करता है बुरा काम करता है, ये तो अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं अपनी बात को शुरू करते हुए पूरी दुनिया में जन्मे सभी संतों को, वो महान पुरुषों को भी नमन करता हूँ। उनमें भी राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करता हूँ। मेरे गुरु मान्यवर काशीराम साहब को भी नमन करता हूँ। ये ब्रेसिया की धरती, ऐतिहासिक गुरु घर हमारा। मैंने ये भी पता लग गया सी कि आपने इसमें परचेज कर लिया सी, ये अपनी धरोहर से, ये भी बहुत बड़ी बात है। यूपी में, बिहार में, पंजाब में तो तमाम जगह हम लोग गुरु घर में जाते ही। वीडियो ना बनाओ, नहीं वीडियो बना लो, उसी ने लाइट बंद कर दो, वो लाइट वो आप नहीं पीछे वाले आंख में पड़। तो बहुत मेहरबानी जी, और मैं कोशिश करूंगा कि आप अगले 10-15 मिनट आपको अपनी बात कह सकूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि जब मैं यहाँ हूं और आप मुझे नहीं सुनेंगे तो शायद जो है जो मेरे दिल में दर्द है आप नहीं जान पाएंगे। पहले तो ये दसो जी, जितनी बहनें हमारी बैठी थी, आप में से कितनी मैंने जानती, जरा एक बार हाथ उठाना, ईमानदारी से हाथ उठाना, छूटे हाथ नहीं उठाना। जो नहीं जानती आज जान जाएंगी। मैं अपने बारे में भी दसना आज कुछ। और इतने जो बैठे जी सारे प्रयासी, कितने जानते मैंने, जरा एक बार हाथ उठाना। ठीक है जी, फिर इसका मतलब ये मोबाइल फोन में देखते जी, मोबाइल फोन में भी देखते, इन कौम का दर्द भी। मेरा नाम है चंद्रशेखर आजाद। आजाद मैंने खुद लगाया 2010 के बाद। पहले मेरा कागजी नाम जो है मेरे पापा ने जो रखे थे वो है चंद्रशेखर। मेरे बड़े भाई का नाम भगत सिंह और मेरे छोटे भाई का नाम कमल किशोर। मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल में मास्टर थे और 2013 में उनकी डेथ हो गई। 2008-9 में मेरे पिताजी ये चाहते थे कि मैं भी बाहर जाऊं। ये एक बड़ा चस्का है बाहर जाने का, कि बाहर जाना है, बाहर जाना है। तो मगर वो चाहते थे कि मैं बाहर जाऊं और बाहर से पढ़ के आके यहाँ जो है अपने लोगों की सेवा करूं। वो मुझे काम के लिए नहीं, वो चाहते थे कि मैं लॉ की डिग्री यहाँ से करके आऊं। और जब मेरी लॉ वहां स्टार्ट होगी तो उनका मानना था कि LLM मैं वहां से कर लूं या साइबर क्राइम का कोर्स यहाँ से कर लूं। मेरे ताऊजी के बड़े बेटे से, छोटे बेटे से, वो उठे रहने शिकागो में, वो इंजीनियर थे। मेरे पिताजी ने किसी को पैसे उधार दिए और जब देने का वक्त आया तो उस आदमी ने, वो आदमी मुकर गया। तो वो नौकरी करते मगर फिर भी कचहरी जाते, मुकदमा चल गया। 20 साल मुकदमा चलता रहा। एक दिन वो मुझे बता रहे थे जब वो बीमार थे, बोले यार मैंने उसको 15,000 रुपए दिए बड़े माडे टाइम में। 15,000 रुपए तो उस टाइम मोल होना 2,000 से पहले। कह रहे जब मैं 20 साल तक मुकदमा लड़ता रहा, हर हफ्ते महीने में 2-3 तारीख पड़ती मैं जाता, तो एक दिन जैसा बोले साहब मास्टर जी फैसला कर लो। तो मैं कहा साहब करा दो। बोले 5,000 रुपए में कर लो। तो मैं जज साहब से कहा साहब मुझे 20 साल हो गया थे, 15,000 रुपए में नगद किए थे और मैं वकील को भी खूब पैसा दे लिया, तो मुझे क्या मिला नया। तो मेरे पिताजी का मानना था कि भारत में न्याय नहीं होता है, न्यायपालिका हमारी बड़ी कमजोर है, वहां से न्याय नहीं मिलता गरीबों को। न्याय चाहिए तो फिर आपको ताकत बनानी पड़ेगी। तो वो चाहते थे कि मैं
जज बनूं और जज बनकर न्याय करूं। मेरी इच्छा जज बनने में नहीं, मेरी इच्छा महान पुरुषों के काम करने में थी। 2003-4 की बात है, हमारे यहाँ शोभा यात्रा नहीं निकलती थी महाराज की, क्योंकि गरीबी थी, बेबसी थी और परेशानियां थी, बड़े बड़े लोगों से निकलनी थी, साढ़े महाराज जी नहीं निकलती। तो मेरे पापा को पीड़ थी। तो मैं स्कूल से आया, मेरे पापा का फोन मेरे में आया। पापा बोले भाई चंद्रशेखर, मैं कहा जी दसो। बोले घर में एक लाठी रखी है हमारे, वो तू लेके इतना आ जा। मैं सोचा पता नहीं क्या बात है। मैं कहा जी मैं आ गया, कह अपने साथी को भी ले आना। तो जब मैं चला गया, मैंने कहा जी बताओ की बात। बोले हम पुलिस से सुरक्षा मांग रहे हैं कि हमारी शोभा यात्रा जाएगी, तो पुलिस सुरक्षा व्यवस्था कर दे। पुलिस मना कर रही कि हम पे ठेका नहीं, तुसी अपने आप करो। जैसे पाजिया भी कह रहे हैं कि हम कितना प्रयास कर लेंगे रजिस्टर्ड हो जाए, वो कहते नहीं, कोई पहले भारत में करवाओ, सरकारी काम तो सो जोखे। तो उन्होंने कहा भाई हमारी बहनें माएँ भी हैं यहाँ, हमारे बच्चे भी हैं, अगर आज शोभा यात्रा में रोक लगी तो दोबारा कभी शोभा यात्रा करनी नहीं। तो अटे जिम्मेदारी सी कि चाहे कुछ भी हो जाना, शोभा यात्रा बड़ी जिम्मेदारी से अपने गुरुघर पहुंचनी चाहिए। तो तब उन्होंने मेरे हाथ में वो लाठी पकड़ाई। आज तक वो लाठी मैं गेली ले रखी। उस दिन से आज तक मैंने कभी भी मेरे सामने कहीं भी दुनिया में मामला आया हो जहां सतगुरु रविदास जी महाराज के किसी भी बच्चे में कोई परेशानी हुई थी, मैं बढ़ चढ़ के उस काम में लड़ाई लड़ी, क्योंकि मेरे पिताजी सिखा के गए। तो जब वो चाहते थे मैं विदेश जाऊं, वो बीमार हो गए, टेस्ट कराया तो उनको कैंसर निकला। अब आप जानते हैं कैंसर का इलाज कितना महंगा है। तो मैंने काफी कोशिश करी, मगर हम बढ़िया इलाज नहीं करा पाए। 2013 में मेरे पिताजी 11 जनवरी को पूर्ण हो गए, मुझे बछोड़ा हो गया। कैसे बाजी के यहाँ भी हुआ थी, माता से बछोड़ा, जिसका जाना है उसी को पता लगता। प्रेम तो सब करते थे। उस दिन मैंने तय किया, और इस बीच में जब मैं अपने पापा के नाल रहा तो मेरे पापा जो बातें बताते ना समाज के लिए, मेरे को दिल में घर कर गई। वो मुझे एक बार उन्होंने मुझसे कहा, पता नहीं वो क्या दिन था, उन्होंने मुझसे कहा, बीमार थे वो हॉस्पिटल में, हम दोनों ही थे। बोले चंद्रशेखर आप भी चले जाओगे बाहर, पैसे से मजबूत हो जाओगे, उधर परिवार भी सेटल कर लोगे, लेकिन अपने समाज के लिए भी कुछ करता नहीं यार। सब लोग अपने अपने बारे में सोचते, अपने परिवार के बारे में सोचते, समाज के लिए नहीं सोचते। तो जब उनका अंतिम समय था तो मैं सोच रहा था कि मुझे क्यों कह रहे थे इस बात। तो मुझे लगा कि वो मुझे इशारा कर रहे थे कि यार अपने बारे में तो सोच रहा, लेकिन समाज के बारे में भी सोच रहा, अपने महापुरुषों के सपनों के बारे में भी सोच रहा। फिर 2013 के बाद मैंने तय किया जी, आज 24 साल 11 साल हो गए कि अब मैं पलट कर नहीं देखूंगा पीछे। अब मैं अपना पूरा जीवन सतगुरु रविदास जी महाराज के मिशन के नाम, बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन के नाम, और मान्यवर काशीराम साहब जिनको मैं गुरु मानता हूं, उनके मिशन के नाम लगाना। सतगुरु महाराज पे तो मैं क्या बात रखूं, हमारे बहुत सारे साथियों ने रखी है, लेकिन आप जानते हैं कि उन्होंने पूरी दुनिया को सबसे अच्छा जीवन जीने का रास्ता दिखाया, जिसका नाम है बेगमपुरा राज। आज भी हमारे सारे लोग बेगमपुरा राज के बारे में नहीं जानते, क्योंकि हम पे कोई सांस्कृतिक मूवमेंट नहीं है। पंजाब में अपनी तरीके से लोग गुरुजी को मानते हैं, उधर स्वरूप नहीं बनता, लेकिन हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में स्वरूप बनता है। तो जब मैंने इस कल्चर को भी थोड़ा सा स्टडी करा, क्योंकि मैं इस कौम में जन्मा हूँ, तो मैं बल्ला वाले जो संत है हमारे तमाम, और भी जो संत, सबसे मैंने कहा कि इस कल्चर को आप पंजाब से बढ़ा के आगे लेके चलो, हम आपके साथ हैं, ये कल्चर आगे जाना चाहिए। लेकिन फिर वो पता नहीं क्यों मेरी बात को उन्होंने गौर उस तरह से नहीं। तो महाराज जी तो बेगमपुरा राज की बात 600 साल पहले करके गए। अब जैसे बीजेपी के जो महापुरुष हैं वो बीजेपी वालों को कह के कि भाई इस तरह का राज लाना है, कांग्रेस वाले जो महापुरुष जिनको मानते हैं वो उनको कह के गांधी जी और तमाम, तो वो अपने अपने महापुरुषों के सपनों को पूरा करने का काम कर रहे थे। साढ़े महाराज 600 साल पहले कह गए, लेकिन हम ऐसे नालायक कौन है जी कि हमें किसी बात का असर नहीं होना, हम अपने तक ही सीमित रहने। इस 600 साल में हम 6000 लोग ऐसे तैयार नहीं हो पाए 100 साल में कि जो महापुरुषों के सपने को पूरा करने के लिए घर से निकल जाए। तो महाराज जी तो रास्ता दिखा गए, लेकिन मेरी वो रास्ता समझ में आता। मैं मानता हूं कि दुनिया में सबसे बेहतरीन विराज का विचार अगर किसने दिया है, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सब वन और छोट बड़े सब संग बसे रविदास रहे परसन। कि ऐसा राज होना चाहिए जहां कोई छोटा बड़ा ना हो, जहां कोई ऊंच नीच ना हो, जहां कोई भेदभाव ना हो।
जहां किसी का अपमान ना हो, जहाँ खाने के लिए रोटी किसी को परेशानी ना हो, जहाँ तन ढकने के लिए कपड़े किसी को परेशानी ना हो, जहाँ सर ढकने के लिए छत की किसी को परेशानी ना हो, जहाँ पीने के लिए साफ पानी किसी को परेशानी ना हो। ऐसा राज होना चाहिए। ऐसा राज होना चाहिए जहाँ चोरी भय लूट ना हो, जहाँ बहन बेटियों का सम्मान हो। ऐसा राज होना चाहिए। और उन्होंने कहा बेगमपुरा, यानी कि बिना गम का राज होना चाहिए, जिसके जिस राज में कोई गम ना हो। तो वो राज की व्यवस्था, वो राज का विचार मेरी समझ में आता है। और मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैंने अपने पूरे चुनाव में बेगमपुरा राज की बात की और सारी जातियों के लोग थे। आप कोई मेरी स्पीच सुन लेना, नीचे से लेके ऊपर तक, मैंने हमेशा बेगमपुरा राज की बात की और सभी लोगों ने उस राज के विचार को सबसे अच्छा विचार माना। और बड़ी बड़ी पार्टियों को हरा के उन्होंने जो है, मैं अपनी कौम का तो धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने तो सारी पार्टियों की जमानतें जब्त करा दी, लेकिन और बिरादरी के लोगों ने भी और भाईचारे के लोगों ने, वाल्मीकि भाईचारा हो, सिख भाईचारा हो, जाट भाईचारा हो, गुजर भाईचारा हो, सैनी भाईचारा हो, पाल प्रजापति भाईचारा, मुस्लिम भाई, सब लोगों ने वोटें पाके बड़ी बड़ी पार्टियों को हरा के कहा कि चंद्रशेखर जो बात कहते हैं वो बात सही। अब महाराज जी की बात के बाद महाराज जी का सपना तो पूरा करना है। फिर बाबा साहब आए, महाराज जी ने भी जेलें काटी, तुझसे सब जानते जी, इतिहास में लिखा है। दिल्ली का जो गुरु घर हमारा टूटा था, आप जानते, वो सिकंदर लोधी ने महाराज जी को दिया था जेल में बंद होने के बाद। अब बाबा साहब ने भी अपनी पूरी जिंदगी हम लोगों के लिए लगा दी, अपने 4-4 बच्चे कुर्बान किए। सोचो अगर बाबा साहब अपने लिए जीते तो क्या आज हम यहाँ बैठ पाते? ईमानदारी से दस। तो यानी कि जो काम बाबा साहब ने 19वीं सदी में किया, उसका फल आज भी हमें मिल रहा है। आंदोलन लगातार चलेंगे तभी आने वाली पीढ़ियों को इज्जत की जिंदगी मिल पाएगी, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। हम वो लोग हैं, आज तो आपने मेरे लिए पानी की बोतल बहुत बढ़िया रखी थी, लेकिन आप 10 हो, ये वही देश है जहाँ पीने के लिए पानी के लिए जो है बाबा साहब ने आंदोलन चलाया, लाठियां। ये वही देश है, ये वाला तो नहीं जिसकी मैं बात कर रहा था, जिससे मैं आया था। अपना मुल्क जो है, आज भी वहां 2 साल पहले मटकी छूने के ऊपर एक 6 साल के बच्चे की पीट के हत्या हुई। आप लोगों ने फोन देखा भी होगा, जो लोग राजस्थान इंदर मेघवाल के। आज भी हमारे हालात ये हैं कि वहां मटकी छूने के साथ साथ मुझसे रखने में भी हत्या हुई। और एनसीआरबी का डाटा कहता है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो भारत में महिलाओं पे, लाखों महिलाओं पे रेप हत्या हुई थी। अगर हिस्ट्री उठा के आप देखो, सर्च करो, तो 90% महिलाएं कमजोर वर्गों की हैं। अमीर को फिर भी कोई जोखो नहीं, लेकिन गरीब की धी को भी जोखो, गरीब की बहू को भी जोखो, गरीब की मां को भी। मैं तो अपना काम उत्थे भी जिम्मेदार से कर रहा थी, क्योंकि मैं समझता बाबा साहब का सपना पूरा करने के लिए अस्सी बाबा साहब के रास्ते में चलना। तो बाबा साहब अपना काम करके चले गए, फिर मान्यवर काशीराम साहब ने उस काम को आगे बढ़ाया। बाबा साहब महाराष्ट्र, कहाँ पैदा हुए बाबा साहब, तुझे जान दे? दसो कितने पैदा हुए बाबा साहब? गलत बात, मध्य प्रदेश में पैदा हुआ है। हम अपने महापुरुषों को इतना ही जानते, नाम जानते, 2-4 बात जो किसी के मुंह से सुन लियो जानते, हम पढ़ते नहीं जी। तो बाबा साहब पैदा हुए मध्य प्रदेश में, मऊ इंदौर में, और उसके बाद वो पढ़ाई लिखाई उनकी और उनका काम ज्यादा महाराष्ट्र में हुआ, इसलिए महाराष्ट्र के आधार पर उनको जानते हैं। बाबा साहब अपना काम करके चले गए। उनके बाद उनके आंदोलन को आगे बढ़ाया बाबू काशीराम जी ने, जो महाराष्ट्र में पैदा नहीं हुए ना मध्य प्रदेश। वो कहाँ पैदा हुए जी? वो रोपड़ रूपनगर पंजाब में पैदा हुए। तो साहब तो क्लास 1 के इंजीनियर थे, आप कितने नौकरी करते थे, साइंटिस्ट थे, उनको क्या जरूरत थी भाई अपना नौकरी त्याग करके काम करने की? 10 आज नौकरी के लिए आदमी झूठ भी बोलता है, जूते भी उठाता, सारे काम करता तनख्वाह के लिए। उन्होंने अपनी क्लास 1 की नौकरी क्यों छोड़ी भाई? क्योंकि उनको समाज का दर्द समझ आ गया था। अभी पाजी बोल रहे थे ना, ये जो माइक छड़ता नहीं ना, वो इसलिए छड़ता क्योंकि दर्द ज्यादा है दिल में। तो जब अपनी बात को कहने का मौका मिलता तो आदमी कोशिश करता है कि अपना दर्द को बाहर निकाल दे। लेकिन बताओ, दर्द निकालने से क्या होगा अगर हम उस दर्द की दवा नहीं ढूंढेंगे? सोचो, आपको अगर बुखार नहीं है और मैं आपसे कहूं बुखार की दवाई ले लो, तो क्या लोगे? क्या बताओ, लोगे? पहले आपके बुखार पैदा करना पड़ेगा, तभी आप दवाई लो। जब तक आपके अंदर दर्द नहीं पैदा होगा समाज का,
आपके पिता कहते रहे, कोई कहते रहे, आप कोई काम नहीं करोगे। जब आपके अंदर दर्द पैदा हो जाएगा, आप बिना कहे काम करोगे। साहब काशीराम को दर्द पैदा हुआ बाबा साहब किताब पढ़ के, और बाबा साहब को लगभग समाज भूल चुका था क्योंकि उनकी चर्चा कोई नहीं कर रहा था। तो फिर ये काम साहब काशीराम जी ने आगे बढ़ाया। एक बार बाबा साहब जो है वो जहां पढ़ रहे थे विदेश में, वहां दीवार मर जाता है। महापुरुष पैदा होते कभी नहीं मरते। मेरी बात पे गौर करना है, मेरी बहनें भी गौर करना, माए भी। तो बाबा साहब ने वो नीचे वाली लाइन कट कर दी तो हल्ला मच गया कि भाई जो लाइन 200-300 साल से लिखी हुई है, एक स्टूडेंट है जिसने कट कर दी। तो बाबा साहब को बुलाया गया, भाई आपने कट क्यों की? कहना जी मैं इससे सहमत नहीं हूं। तो बोले आपका क्या विचार है, दस। तो बाबा साहब ने कहा कि मनुष्य पैदा होता है, मर जाता है, ये बात बिल्कुल सच है, इसमें कोई दो राय नहीं, इससे मैं सहमत। लेकिन जो मैंने लाइन काटी उस पर लिखा है कि महापुरुष पैदा होता है, महापुरुष कभी नहीं। तो उन्होंने कहा महापुरुष पैदा नहीं होते, पैदा एक बच्चा होता है। आज तक किसी महापुरुष ने जन्म ली, उसकी पूरी जिंदगी जब तक वो जीता है तब तक उसको महापुरुष नहीं माना जाता। लेकिन अगर उसकी पूरी जिंदगी खत्म हो जाती तो समाज ही बैठ के चिंतन करता है कि इसने समाज का भला किया है, समाज का नुकसान किया, उसके आधार पर हम उसको महापुरुष मानते हैं। जीते जी तो कोई ऐसा आदमी दुनिया में नहीं जिसकी निंदा ना हुई, जिसकी आलोचना ना। बाबा साहब की भी आलोचना हुई जीते, सदगुरु रविदास जी की भी हुई, सदगुरु कबीर जी की भी हुई, मान्यवर काशीराम साहब की हुई, तमाम लोगों की, बहन जी की भी हुई, सब लोगों की होती। निंदा सबकी होती है। जो कोई काम करता है, कोई अलग काम करने को निंदा होती है। निंदा से नहीं डरना चाहिए, निंदक को तो नियर रखना चाहिए कि भाई तेरे से कोई गलती ना हो। तो बाबा साहब ने कहा कि पैदा एक बच्चा होता है, पूरी जिंदगी के संघर्ष के बाद, उसके जाने के बाद हम लोग फैसला करते हैं कि वो महापुरुष था या चोर था, डकैत था या लूटमार था। ये हम लोग तब तय करते हैं जब उसका जीवन समाप्त हो जाता है। और महापुरुष भी मर जाते हैं अगर उनकी विचारधारा का प्रचार प्रसार ना हो। तो बाबा साहब तो जब चले गए तो समाज ने प्रचार करना बंद कर दिया। तो बाबा साहब को लोग भूल गए थे। माननीय काशीराम साहब ने गली गली घूम के बाबा साहब को जनवाने का काम किया। फिर समाज की समझ में आया कि हमारा असली महापुरुष कौन। अब मैं समझता हूँ साहब तो चले गए, अब लोग साहब को भी भूल गए हैं लगभग। मैं गारंटी देता हूँ इस बात, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। आपकी जो पीढ़ियां है ना, नौजवान बैठे हैं, उनको साहब के बारे में 20 अक्षर नहीं मालूम होंगे। आप मुझसे शर्त लगा लो, तो आप प्रैक्टिकल करके देख लो। कहो तो इधर से प्रैक्टिकल करा दो, कहो तो इधर से बताओ। जो नौजवान पीढ़ी बैठी है, अगर वो साहब के विषय में 2 सवाल के जवाब दे दे तो मैं मान जाऊंगा कि आप मिशन का काम आपके घरों में चल रहा है। क्योंकि जो लोग मिशन का काम चला रहे हैं सबसे पहले अपने घर को तैयार करते हैं। अगर आपका घर तैयार नहीं तो आप बाहर को तैयार नहीं कर सकते। पहले अपने बच्चों को तैयार किया जाता है। तो साहब ने अपनी पूरी जिंदगी किसके लिए जी? अपने लिए। साहब ने तो ब्याह नहीं करा, साहब ने तो संपत्ति रखी, साहब ने तो कोई नौकरी नहीं की थी, साहब ने तो बड़े बड़े पद ठुकरा दिए, सबको ठुकरा दिया साहब ने। किसके लिए? हमारे लिए, कि हम अपने पैरों पर खड़ा जाए। वो समाज से कहते हैं मुझे समाज को मांगने वाला नहीं, देने वाला समाज बना। मगर क्या समाज देने वाला समाज बन गया? और अगर देने वाला समाज नहीं बना तो फिर हम चैन से कैसे बैठे जी? इसका मतलब ये बात सत्य हो गई कि जो आदमी मूवमेंट चलाता है उसी की जिम्मेदारी होती है, बाकी उसके बाद वालों को जिम्मेदारी नहीं होती। काशीराम साहब कहा करते थे, मेरे आज भी याद है, कि समाज ये सोचता है कि बाबा साहब तेरा सपना अधूरा, काशीराम करेगा पूरा, और काशीराम को ही करना है पूरा, बाकी समाज को तो घर में बैठ के देखना है तमाशा। बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा, काशीराम करेगा पूरा, हमारा पूरा हो रहा है जी, और हमारा पूरा होना चाहिए, काशीराम अपना काम कर रहा है। आज आप मुझे दसो, क्या हमारे लोगों की हालत ठीक होगी जी? बताओ, क्या आज रेप, हत्याएं, चोरी, मार, अपमान बंद हो गया जी? इसका मतलब आज हम अपने लिए जी रहे हैं। मैं तो तुम्हारी बड़ी मानता करता सी कि तुम इतने बड़े कठिन कर लिया इधर, तो यानी कि इधर जो है, इधर आपका गठजोड़ मजबूत है, आपका भाईचारा मजबूत है, आप एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल होते हैं। ये बना के रखो, आप कुछ ना करो। वहां वाली लड़ाई तो हम लड़ रहे हैं, लेकिन मैं आपको कहता जो लोग इधर रहते हैं वो एकजुट रहो। सत्संगत मिल रही है माधु जैसे मधु, ऐसे इकट्ठे रहो, तभी जाके लड़ाई आगे बढ़ सकती है।
मैं अपनी ड्यूटी कर रहा जी और मैंने ड्यूटी करनी। मैं तो असल में केशव भाजी ने मेरा प्यार से मैंने माता का पता लग गया सी तो मैं दुख में शामिल होने के लिए आ गया। इन्होंने मैंने दसिया नहीं कि असं इटली जाना, 10 दिन तो मैंने मना कर देना क्योंकि 11 तारीख को बहुत बड़ा कट से और आज मैंने पता लग गया कल से मेरी तरह परेशान हूं मैं। उधर उन्होंने परमिशन कैंसिल कर दी, दिल्ली में अपनी जो कट है 11 तारीख वाला उसकी परमिशन कैंसिल कर दी। तो मैं भी रात को 5 बजे तक बात कर रहा थी, परसों भी 5 बजे तक बात कर रहा था कि भाई कोशिश करो। अभी भी मैं लग गया सी थे बैठे थे भाई की करना समाज आ रहा है उसकी रक्षा करने से। मैं सच में धन्यवाद दूंगा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का। अगर बाबा साहब नहीं होते तो मेरे जैसे प्राइमरी स्कूल का के मास्टर का बेटा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बनता, पार्लियामेंट भी नहीं बनता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बनता और वो इटली जैसी जगह में कभी पैर भी नहीं रख पाता क्योंकि इतने मुकदमे हैं मेरे ऊपर कि मेरा कभी पासपोर्ट नहीं बन सकता जहां तक मैं जानता। मुझे 5 साल हो गए चक्कर काटते हुए पासपोर्ट के लिए कि आप जी के दर्शन हो जाए, मगर वो पासपोर्ट नहीं बना। और जैसे मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना 2 दिन में मेरा पासपोर्ट मेरे कमरे मेरी ड्रॉर में रख गया। राजनीतिक शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है, ये बाबा साहब अम्बेडकर भी कह गए और ये मान्यवर काशीराम भी कह के गए और ये सदगुरु रविदास जी महाराज भी कह के गए। मान्यवर काशीराम कहते थे कि हमें गुरु बिल्ली अपने हाथ में लेनी है और बाबा साहब क्या कहते थे, पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, राजनीतिक सत्ता वो चाबी जो सारी परेशानियों का हल कर दे। और सदगुरु रविदास जी महाराज ने क्या कहा, पाजी दस रहे थे मेरे से पहले कि नरपत एक से एक सेज सुख सूता सपनों वयो विकारो, अचरत राज बहुत दुख पाए सो गत भई हमारा। कि जैसे सपने में किसी का राजपाट छीन लिया जाता है ऐसा हमारा राजपाट छीन गया और बिना राज के अचरत राज के हमारा क्या हाल है, ना तो रोटी है, ना कपड़ा है, ना मकान है, ना इज्जत की जिंदगी है। तो बिना राज के हमारी ये हाल हो गए। और उन्होंने ये भी कहा, रविदास मानुष करी बसन्नु सुकर है दो ठाव, एक सु स्वराज माही दूसर मरगट गांव। इस तरह से एक सभा चल रही थी, सदगुरु रविदास जी से किसी ने संगत में से खड़े हुए पूछ लिया, जैसे आपको मैं मौका दूंगा कि महाराज दसो हम यहाँ मेहनत करते, खून पसीना लगाते, सब कुछ करते, फिर भी हमारी जिंदगी में सुख शांति क्यों नहीं है। तो महाराज जी ने कहा कि भाई इसका कारण ये है कि रविदास मानुष करी बसन्नु, अगर सब मनुष्य को सुख शांति का जीवन जीना है तो उसके पास 2 ही रास्ते हैं। पहला, अगर जीते जी चाहिए तो स्वराज में अपना राज ला, वरना तो फिर मरने के बाद मिलेगा शमशान घाट कब्रिस्तान, क्योंकि फिर पता है इन लगने का क्या होगा। तो जीते जी महाराज कह रहे हैं कि राज लाओ राज लाओ राज लाओ, बाबा साहब कह रहे हैं राज लाओ राज लाओ राज लाओ, मानवर काशीराम साहब घड़ी घड़ी घूम के कह रहे हैं राज लाओ राज लाओ। तो भाई क्या तो हम बहरे हो गए हैं या फिर हमें हमारे महापुरुषों की बात समझ नहीं। मैं भी आज आपको कह रहा थी, अगर आप तैयार हो जाओ तो राजकाज अब ज्यादा दूर नहीं, बहुत दूर नहीं है। मैं ज्यादा समय नहीं कहता कि 50 साल में आना, आप मुझे मांगे हुए 10 साल दे दो, अगर राजकाज नहीं आया जो आप कहोगे मैं वो हार देंगे। मुझे मांगे हुए 10 साल आप दे दो, इन्हीं 10 साल में राजकाज में आपको लाकर दिखाना आप लोगों के सहयोग से। मैं अकेला नहीं कर सकता जब तक आप लोग मेरे साथ नहीं करें। क्या तो ये बता दो कि अगर बाबा साहब का सपना पूरा हो गया तो फिर चैन से बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ मैं भी बैठ जाऊंगा, और नहीं पूरा हो तो बताओ सपना पूरा होगा कैसे। मैंने तो किसी को नहीं रोका भाई सपना पूरा ना कर, दूसरे जानते मैं किसी के रास्ते नहीं अड़ता, मगर मैं मानता कि कांग्रेस हो, बीजेपी हो, अकाली हो, कोई सी पार्टी हो, अगर वो हमारा भला चाहते तो आज हमारे ये हालात थे। भाई मैं किसी की बुराई नहीं करना, मगर आप दसो मैनू जो मैंने काम किया बाजी वो तो मुझसे पहले मानव काशीराम साहब ने किया। मैंने क्या गलत किया है बताओ। भाई बाबा साहब ने अपनी आखिरी पार्टी बनाई रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। मैं गलत तो नहीं, 10 देना मैंने एकदम हाथ खड़ा कर देना तुझे झूठ बोल रहे अगर मैं झूठ बोलने से, वरना तो अमीरों ने इतने बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल बना दिए सामने, गरीब उसमें घुस नहीं सकता। और भी तमाम चीजें हैं, धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो रहा था, वो खत्म नहीं होने देना, क्योंकि कल जवाब देना महापुरुषों को कि हमारे ऊपर कर्ज है, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हमारे लिए निछावर की, हमारा फर्ज बनता है कि हम कुछ करें। तो मैं आप सब लोगों के आशीर्वाद से उधर काम कर रहा हूँ और मैं आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि आप इस लड़ाई में हमारा साथ देंगे कि हम इस लड़ाई को मजबूती से लड़ सकें। मैं एक वचन आपको गुरु घर में खड़े होकर देना कि मैं चंद्रशेखर आजाद
आपको इस बात का वचन देता हूं कि मैं मर तो सकता हूं लेकिन झुक नहीं सकता। जो बोले सो न मैं। एक और वचन भी देता हूं कि मैं आंदोलन के बीच में किसी भी तरह की सुख सुविधा के चक्कर में आंदोलन से समझौता नहीं कर सकता। ऐसा नोट नहीं बना जो आपके लाडले ने खरीद ले। अभी भी मेरे पास, मैं पाजी ने दसिया भी, जब इस बार सरकार बनी, सरकार मेजोरिटी कम थी, तुम जान दे, बहुत बड़े ऑफर थे कि आ जाओ मिनिस्टर बन जाओ, ये कर लो वो कर लो। तो मैं कहा जी मिनिस्टर जी बनना तो इधर अपने 100-200 लाख मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना के बढ़ना, ऐसे नहीं बढ़ना किसी के ध्यान। और दुश्मन के गेल रह के मिनिस्टर नहीं बनना, क्योंकि दुश्मन के गेल रह के अपने समाज का कोई मदद नहीं कर सकते। तो फिर मैं ना टाल कर दी, मैं कहा जी लड़ाई लड़नी भी हो 5-7 साल और लग जाने कोई बात नहीं, लेकिन दुश्मन की गेल समझौता करके कोई लड़ाई नहीं लड़नी। क्योंकि साहब कहते जो सहारा देगा इशारा भी देगा। मंत्री तो मैंने बना दे, मेरे परिवार में भी बड़ा सुख सुविधा दे देंगे, रुपए पैसे भी मिल जाएंगे, पावर मिल जाएगी, समाज का भला नहीं होगा। और अब आंदोलन भी चला रहे हैं हम लोग समाज का भला करने के लिए, अपना भला करने के लिए। अपना भला तो मुझे बढ़िया तनख्वाह मिलती है, वहाँ 1.5 लाख रुपए के लगभग तनख्वाह मिलती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्योंकि इतनी जगह जाना पड़ता महीने में, वो कैसे चले जाना तेल में पता ही नहीं लगता। एक गाड़ी में भी तुझे चलनी ना 5,000 रुपए तेल लग जाना 100-200 किलोमीटर सफर। यहाँ तो 2-3 गाड़ी निकलनी, क्योंकि गोलियां भी खानी पड़ती ना। तो मैं तो आप जी को यही कहना कि सब लोग इकट्ठे होके अपने गुरुओं संतों के सपने को पूरा करने के लिए भी काम करें। ये जो हमारी छोटी छोटी बच्चियां बैठी है ना, यहाँ किस समय निकल जाते हो रात में हम लोग घर से बाहर? किस समय निकल जाते? डर लगता है निकलते हुए? वहां उधर पूछ के देखना, पता लगेगा। कोई अपने नियाणों को शाम में नहीं कहता कि निकल जाना वहां। पता मैं झूठ कह रही थी? मैं उधर पुलिस भी है, आर्मी भी है, सब कुछ है, सरकारें भी है, सरकारें बड़े वादे भी करती है, महिला सुरक्षा ये वो है कुछ कहीं। तो इसलिए इधर बेगमपुरा हम लोग मानते हैं कि इधर बेगमपुरा है कि महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर के अधिकार है, वो भी काम कर सकती है, इज्जत की जिंदगी जी सकती है। अभी उधर ऐसा हाल नहीं, क्योंकि उधर जो सरकारों बैठे वो बड़े झूठे लोग हैं, निकम्मे लोग। उधर सरकारें चलानी थी, कैसे भी चले थी, वोट मांगते एक दूसरे के खिलाफ, फिर इकट्ठे हो जाने। तो हम तो कोशिश कर रहे हैं कि महापुरुषों के राज का जो सपना है बेगमपुरा का, उसको पूरा करें, उसके लिए मेहनत करें। अगर मुझसे कोई बुरा शब्द निकल गया हो, जो मैं माफी चाहना तो अटा फोन माफ कर देना। लेकिन मैं एक बात आप लोग दर्द देना, तुझसे खड़े होना नहीं खड़े होना मेरे नाल, मैं अपने काम को नहीं रोकता। मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद है, मैं आजाद पैदा हुआ हूँ, आजाद जीऊंगा, आजाद बनूंगा। और अगर मैं अपने लोगों का भला नहीं कर पाया बहुजन समाज का, तो फिर मेरे होने का कोई फायदा नहीं। मैं तो आ गया जी, क्योंकि मैंने नतमस्तक होना थी। अब तो मैंने बहुत समय लगना आने में, क्योंकि मेरी जरूरत उधर ज्यादा, इधर कम। तो उससे बड़े समझदार लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी में अदा करो। तो उधर जो अपना समाज रहता तुम्हारी तरफ देख लिया पल के बिछा के, तो उधर गए हुए सक्षम लोग क्या कर रहे हैं। आंदोलन कौन चलाता भाई पता आपको? जिसका पेट भरा होता है, जिसका पेट खाली होता है, वो आंदोलन नहीं चलाता। नहीं, जो सुबह उठ के मेहनत करने जाता, मजदूरी करने जाता, उसको नहीं पता दुनिया में क्या चल रहा है। जो 2 घंटे 4 घंटे बैठ के देख समझ सकता है, उसको ही पता है। और मैं तो आप लोग भी जानता जी, आप लोग कितनी मेहनत करके इधर अपने पैरों में खड़े हुए। कुछ लोग अभी स्ट्रगल कर रहे होंगे, 12-12, 14-14, 18-18 घंटे, 20-20 घंटे काम करके, 22-22 घंटे काम कर, भूखे प्यासे रह के किस तरह से आंदोलन अपने आप को पैर पर खड़ा किया। मैं जानता जी कि अपना देश थोड़ा ही बने। तो मैं तो आपके लिए ये जो हमारी बरेसिया श्री गुरु रविदास टेम्पल कमेटी है, बस पूरी कमेटी का मेरा मन खुश हो गया आपकी कट देख के। आप जानते जी, लीडर का वैसे ही मन मजबूत हो जाना जब वो कट सुनने वाले लोग जाते। लेकिन आज मैं बस कुछ नहीं कहना, कोई सवाल आपका हो मैं आपको पूरी छूट देता। मैं वो नेता नहीं जी जो भाग जाऊं, मैं आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार सी। बस मेरी एक विनती है आपको जी, तुझसे सोचना कि हमारे महान पुरुषों ने अपने बच्चे तक बलिदान कर दी, हम क्या कर रहे हैं।
और फिर प्रबंधक कमेटी केशव पाजी, राणा पाजी, तमाम बड़े भराओं मैमी पाजी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम जय भारत। मैं आज ही दिखा रहा था, मैं यहाँ बैठा हूँ और हम लोग वहाँ भारत में नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहे हैं। एक्स जो है ट्विटर जिसको पहले कहते थे, उस पे हम इंडिया में टॉप पे ट्रेंड कर रहे हैं और अभी भी शायद होंगे। आई थिंक अगर आप देखना चाहो, अभी का मुझे नहीं पता, लेकिन क्योंकि उधर अपनी यूनिट है, अब हम 5वें नंबर में इंडिया में। अगर आप ट्विटर चेक करोगे ना, 11 सितंबर चलो दिल्ली। तो हमने कोशिश की है कि गोदी मीडिया का मुकाबला हम लोग अपने लोगों को माउथ मीडिया से, सोशल मीडिया से करें। दूसरी बात यह है कि जिनका राज होता है उन्हीं का धर्म होता है, उन्हीं की मीडिया होती है। तो हम राज लाने की कोशिश कर रहे थे, राज आ जाना। मीडिया भी सदगुरु रविदास जी महाराज के जयकारे लगाने टीवी में बैठ के तुम देख लें। 5, 7, 10 साल बाद वो माहौल बनना था कि अपने आप सब ठीक हो जाने। लेकिन अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने लोगों को तैयार करके उसकी मीडिया का मुकाबला कर सके, क्योंकि वो मीडिया सारा पैसों पे बाजी, वो कोई मीडिया नहीं है, वो तो कॉर्पोरेट सेक्टर है। जैसा गुड़ गेरते हैं सरकार के लोग या किसी पार्टी को, वैसे मीठा उनके लिए बोलते हैं। मैं तो उन्हें मीडिया नहीं कहता, उनको कोई और शब्द कहता हूँ, बहने बैठी में कहनी। कोई और किसी का सवाल हो? मैंने नहीं लगता किसी का कोई सवाल। सो गुरु के साथ संगत जी, गुरु घर की प्रबंधक कमेटी ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਜੀ ਨੂੰ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਜਾਓ ਜਰਾ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਭਾਜੀ ਜਰਾ। बोले सोनर सतगुरु रविदास महाराज की जय। जय गुरुदेव, जय भीम, जय भारत। सोनर सतगुरु रविदास महाराज की जय।